जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। क्या हाल, कैसे हैं सभी लोग? अरे भाई बिल्कुल स्टार्ट किया जाएगा, क्यों नहीं स्टार्ट किया जाएगा? बाबू पानी नहीं कराए। चलिए, और कैसे हैं सभी लोग? फरवरी का पीडीएफ नहीं गया था क्या? बच्चे फरवरी का पीडीएफ जो है अभी तुरंत अपलोड हो जाएगा, और मार्च अप्रैल सब हम करवा देते हैं आपको। चलिए, तो हम लोग जल्दी से अपनी क्लास को बच्चे आगे बढ़ाएंगे, और क्योंकि जनवरी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज जो हमारी यहाँ पे क्लास रहने वाली है वो है फरवरी का। किस माह का रहने वाला बच्चे? फरवरी का। ठीक है, फरवरी माह का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को आगे बढ़ाते हैं और फटाफट से ढेर सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हेडिंग लगा लेना सभी लोग, और इसका पीडीएफ वगैरह आप लोगों को अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा सब कुछ। हाँ, तो हम लोगों ने इसमें कौन सा माह देखना है? फरवरी। किस माह का करंट अफेयर्स हम लोग इसमें देखने वाले हैं? फरवरी 2025। फरवरी 2025। फरवरी 2025। और फरवरी 2025 के तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जल्दी से क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एंड तो जल्दी से हम लोग अपनी क्लास को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। मुझे पहला जो प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा आज के सेशन में, पहला जो सवाल रहेगा वो है, पहला जो सवाल आप लोगों के सामने रहने वाला है, काम नहीं कर रही है, तो हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 1, और सेशन की शुरुआत सुविचारों के साथ होगा। आज का जो सुविचार है बच्चे वो है, आज का जो सुविचार है वह है कि, आज का जो सुविचार है यहाँ पे, यदि आप हार नहीं मानते तो आपको कोई हरा नहीं सकता, है ना। ये बहुत ही गहरी लाइनें हैं कि अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि हर चीज है मानने पे। आप जैसी अपने अंदर धारणा रखते हैं, जैसे विचार रखते हैं, ठीक वैसा ही होने लगता है। आप देखिएगा कि आप अगर अच्छी सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो चीजें सकारात्मक होने लगेंगी। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो नकारात्मक होने लगेगा। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी सोच क्या है, आपके अंदर किस प्रकार की भावना है। और व्यक्ति, हर वो व्यक्ति सफल है जो जीवन में कभी भी हार नहीं मानता, चाहे कितना भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आए, वो निरंतर जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते रहता है। ऐसा हर व्यक्ति देखना है, अपने आप को सफल होता है। चलिए, इसी के साथ जो हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहला जो प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। बिल्कुल, आज से आप लोगों का दरोगा का बैच भी तो स्टार्ट है ना, ऑफलाइन में। बिल्कुल, आज से दरोगा का जो है बैच आप लोगों का स्टार्ट है। चलिए, तो बच्चे जो पहला सवाल आप लोगों के लिए, प्रश्न संख्या 1। देखिए, मेरी क्लास की एक बात है, मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। फालतू बातें करोगे तो मैं आपका रिप्लाई भी नहीं दूंगा, और आप लोग ऐसे ही मतलब उसमें कोई आपको टेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप फालतू बात टाइम पास करना चाहते हो, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन में, इधर जैसे बच्चा अररिया से कौन कौन हो, खगड़िया से कौन कौन हो, ये कौन सी सवाल है भाई? तुम क्या राशन बांटने वाले हो क्या? पढ़ाई करना है, नहीं आपकी क्लास है। पढ़ाई नहीं करना है, आप आराम से निकल जाइए। रील्स वगैरह देखिए, यूट्यूब पे अच्छे रील्स आते हैं आजकल, इंस्टाग्राम पे और अच्छा रील्स आता है, टाइम पास करिए उधर। बात समझ में आ रही है ना? आप केजीएस पे हो तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। मेरी क्लास में बच्चे मैं इधर उधर की बात नहीं करता, सिर्फ आपको पढ़ाने पे ध्यान देता हूं। पीडीएफ लो बबलू, पीडीएफ डाल दिया सब में। हाँ, तो जल्दी पीडीएफ बच्चे सभी में डल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप बेफिक्र रहोगे, पीडीएफ के लिए आप बेफिक्र रहना, सभी में डल जाएगा। अभी जस्ट वो पीडीएफ मैंने भेजा हुआ था, पता नहीं लेट क्यों कर देते हैं, तो मैं आज अलाइन कर लेता हूँ सारे पीडीएफ एक ही साथ भेज करके, कि सब डाल देना जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है? 7 वो बिग कैट अलायंस कौन सी है? देखो, बिग कैट किसको कहते हैं? आप अगर साइंस के अंदर देखोगे इस चर्चा को, तो साइंस में बिग कैट जो होता है वो बेसिकली एक पूरे कई सारे जीव हैं, उनकी एक पूरी प्रजाति को बिग कैट के रूप में, स्पीसीज को बिग कैट के रूप में पहचान दिया जाता है। जैसे बिग कैट में आता है लायन है, टाइगर है, जगुआर है, प्यूमा है, इस तरह के जितने भी नाम आप देख रहे हो, ये सब क्या है? बिग कैट। ये सब क्या है? बिग कैट। तो पूछा कि बिग कैट अलायंस में क्या क्या शामिल है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। अब एक छोटी सी बात है कि इसके बारे में एकदम बेसिक डिस्कशन है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है, ये जो लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, तो ये अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बना कब है? तो आप ऐसे करके नोट करोगे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ, प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर, 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रारंभ हुआ था। किसने प्रारंभ किया भाई? ये जो आईबीसी है, शॉर्ट में इसको आईबीसी कहते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इसकी जो शुरुआत की गई है वो भारत ने किया है। किसने किया भाई? भारत सरकार ने। और कब से किया है? तो 2023 में। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2023 में। क्यों? क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, 1973। तो 1973 से लेकर के 2023 तक इस ये जो हमारा चला था प्रोजेक्ट टाइगर, इसका टोटल जो है ये 50 वर्ष पूरा हो गया था, 50 ईयर्स पूरा हो गया। तो 50 वर्ष पूरा हुआ तो एक नया एक अलायंस लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है बिग कैट का संरक्षण करना। जो बड़े जैसे इसमें सब है, बाघ, शेर, जितना हम लोगों ने नाम पढ़ा, इन सभी का क्या करना है? इन सबका संरक्षण करना है। इन सबका क्या करना है? संरक्षण करने का लक्ष्य है। ठीक है, और इसमें केंद्रीय कैबिनेट ने कितना पैसा खर्च किया है? अलॉट किया है 150 करोड़ रुपया। 150 करोड़ रुपया जो इसमें खर्च किए जाएंगे, बजट है भारत सरकार का। इसका बजट है भैया भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फरीदाबाद में 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन थीम स्टेट कौन है? तो ये जो थीम स्टेट मतलब कौन सा वो स्टेट है जिसपे वो काफी फोकस था? तो थीम स्टेट में इसमें क्या हो जाएगा? ओडिशा और मध्य प्रदेश, या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? ओडिशा और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। तो सूरजकुंड मेला कहां पर आयोजित होता है? एग्जाम का एवरग्रीन सवाल है कि सूरजकुंड मेला कहां पे होता है। तो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला जो है ये 38वें नंबर का था। हर साल इसका आयोजन होता है फरीदाबाद में, हरियाणा में। ठीक है, हर साल कहां पे होता है? फरीदाबाद, हरियाणा में। और शिल्प मेला है। शिल्प मेला में तो इसमें बहुत ऐसे उत्पाद बेचे जाते हैं जिसको हाथों से बनाया जाता है, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट सेंट एल्बम श्रेणी में ग्रेमी पुरस्कार अपने नाम कर लिया? तो इस पुरस्कार को अपने नाम किया है चंद्रिका टंडन ने। ये भारतीय मूल की है, अमेरिका में रहती है, और ग्रेमी पुरस्कार इन्हें मिला है। बियॉन्से लॉरेंस जो नाम लिखा हुआ है, बियॉन्से लॉरेंस, ये अमेरिकी है। अब ऐसे इसका पूरा नाम लिखोगे, पहली अश्वेत अमेरिकी, वहां अमेरिका में रासिज्म बहुत चलता है, गोरा काला, तो पहली अश्वेत अमेरिकी, अमेरिकी अमेरिकी जिसे जिसे जिसने ग्रेमी अवार्ड को जीता है, जिसने ग्रेमी अवार्ड को जीता है, जिसने ग्रेमी अवार्ड को जीता है। ठीक है, तो ग्रेमी अवार्ड को जीतने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या? अमेरिकी महिला का बियॉन्से लॉरेंस। और भारतीय अमेरिकी महिला का नाम क्या है? चंद्रिका टंडन। तो ये दोनों नाम अवश्य जानकारी आपको रखना होगा। जो बच्चे इंग्लिश गाना सुनते होंगे उन लोगों को बियॉन्से लॉरेंस का गाना पता होगा, है ना। अदरवाइज हम लोगों के यहाँ तो वही ये उतना फेमस नहीं है। क्यों?
एक बच्चा लिखा सर अश्वेत क्या होता है? अश्वेत अमेरिका में ना गोरा काला चलता है। अमेरिकी कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। अफ्रीकी कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो वहां पे बड़ी संख्या में प्रवासी लोग हैं जो भारत से हैं या अफ्रीकी देशों से हैं, तो उनके साथ भेदभाव का मामला होता है बहुत सारा। और ग्रेमी अवार्ड किस लिए दिया जाता है? कहाँ लिखा है भाई? तो बताना भूल गए थे, ठीक किया जब पूछ लिया। ये जो ग्रेमी अवार्ड होता है ना, ग्रेमी अवार्ड जो बच्चे म्यूजिक में मिलता है, संगीत के क्षेत्र में, परीक्षा में एकदम सिंपल क्वेश्चन कई बार आता है कि ग्रेमी किस सेक्टर में मिलता है। तो दुनिया भर में अगर कोई म्यूजिक में अच्छा काम कर रहा है तो उसे ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। कौन सा अवार्ड भाई? ग्रेमी अवार्ड से। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते बच्चे, नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे है कि चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा नवाचार से जुड़े 24वीं मेडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? वो कौन सा शहर है जहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? दुबई में। ठीक है, ये मेड लैब है। मेड लैब मतलब जो मेडिकल या जो फार्मा कंपनीज होती हैं तो वो इसमें भाग लेती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो मेड लैब मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्वी प्रदर्शनी कहाँ पे है भाई? दुबई के अंदर आयोजित हुआ है। आगे प्रश्न है कि भारतीय सेना और राष्ट्रीय रक्षा बल, कौन से देश की राष्ट्रीय रक्षा बल है जिसके बीच में 13वां संयुक्त अभ्यास एक्यूवेरिन शुरू हुआ है? तो जो एक्यूवेरिन अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और मालदीव। एक्यूवेरिन जो होता है इसका अर्थ होता है मित्रता, फ्रेंडशिप। ये जो वर्ड है, ये जो शब्द आप देख रहे हो, इस शब्द आप देखेंगे तो ये शब्द बेसिकली मालदीव की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इस शब्द का प्रयोग होता है। तो एक्यूवेरिन अभ्यास जो है कौन सा अभ्यास था भाई? 13 नंबर का, इनके बीच में भारत और मालदीव के बीच में। डेट सब यहाँ पे मेंशन किया गया प्रॉपर, भारत और मालदीव की सेना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का फास्ट फैशन ब्रांड सीन ऐप 5 साल बाद भारत में लॉन्च हुआ है? बच्चों ये चीन का एप्लीकेशन है। ठीक है, सीन जो है ये कहाँ का ब्रांड है? चाइना का। कहाँ का ब्रांड है? चाइना का। ये ब्रांड जो है ये बेसिकली जैसे एक ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स आप लोग में से शायद किसी ने इस्तेमाल भी किया हो, जैसे अमेजन होता है ना, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, उसी तरह से इसका नाम क्या है? उसी तरह से इसका नाम क्या है? तो उसी तरह से इसका नाम यहाँ पे है सीन एप्लीकेशन। ये चाइनीज कंपनी भारत में 5 साल बाद वापस आई है। 5 साल पहले जो है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है? एक ई कॉमर्स कंपनी है, चाइना का, अभी इंडिया में लॉन्च हुई है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में भारत के नंबर 1 पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने कौन सा मेडल अपने नाम कर लिया है? तो जो श्रीमंत झा ने रजत पदक अपने नाम किया, और ये जो रजत पदक इन्होंने जीता, श्रीमंत झा ने, इन्होंने अपने पदक को, ये जो पदक आप देख रहे हो, इस पदक को उन्होंने भारतीय सेना के नाम किया है। भारतीय सेना। तो एग्जाम में सवाल में ऐसे सवाल आते हैं ना कि श्रीमंत झा पिछले दिनों खबरों में था, कौन है? तो क्या बताओगे इसमें? पैरा आर्म रेसलर है। कौन सा पदक जीता है भाई? रजत जीता है। कौन सा पदक इन्होंने जीता? रजत पदक इन्होंने अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025 में लगातार कितनी बार बजट पेश किया है? बच्चों आपको पता होगा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को भारत में बजट प्रस्तुत होता है। जो संघीय बजट आता है कब आता है? फरवरी का पहला वर्किंग डे में। तो बजट प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार। कितनी बार बच्चे? 8वीं बार। इसमें से 6 पूर्ण बजट है, 6 पूर्ण बजट है, और इसमें से 2 ऐसे बजट है जिसको कहते हैं अंतरिम बजट। 2 जो है इसमें से वो है अंतरिम बजट। इंतरिम बजट जो है वो 2 है। इंतरिम बजट मतलब चुनाव से ठीक पहले, आपको ध्यान होगा जिस वर्ष चुनाव होता है, उस वर्ष चुनाव से पहले जो है सरकार एक ऐसा बजट लेकर आती है जो चुनाव के दौरान के खर्चों को मेंटेन करता है। तो 2 बार इन्होंने, बिल्कुल। और आज भी देखिए, अब इसमें प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो बच्चों अभी भी भारत में सबसे ज्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई। अभी भी नंबर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा लगातार किसने बजट प्रस्तुत किया है, कि एक बार भी मिस नहीं हुआ होगा, तो लगातार 2019 से लेकर के 2025 तक लगातार जो है बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है निर्मला सीतारमण। टोटल 8 बार इन्होंने बजट प्रस्तुत कर दिया है। सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई, लगातार सबसे ज्यादा निर्मला सीतारमण। शब्दों पे ध्यान देना, नहीं तो फंस जाओगे। शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। ये सारी चीजें समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोगों के सामने प्रश्न रहने वाला है। इनको तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हो भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशवाणी ने शास्त्रीय संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत के लिए किस मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है? हर कंठ में भारत जो बच्चे एक सीरीज स्टार्ट किया गया है ऑल इंडिया रेडियो पे। तो पूछ रहा है कौन सा मंत्रालय? तो बच्चे मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। और ये हर कंठ में भारत कार्यक्रम जो है महाकुंभ जब आयोजित हो रहा था उसी के संदर्भ में इसका आयोजन हुआ है, महाकुंभ। तो हर कंठ में भारत को लेकर के प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ऑल इंडिया रेडियो पे। नेक्स्ट है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा के महानिदेशक किसको बना दिया? तो जो राजेश निर्वाण आईपीएस अधिकारी है, और उनको जो है अपॉइंट किया गया इसका डीजी, डायरेक्टर जनरल जो है, डायरेक्टर जनरल ने अपॉइंट किया गया है। अगला सवाल था कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और इसका उद्घाटन किया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राइट आंसर क्या करेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक प्रदर्शनी जो है इसका विजुअल आपके सामने है, इसका उद्घाटन किसने किया? माननीय राष्ट्रपति ने। जब भी द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आता है तो बहुत सारी बातें, जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से बिलोंग करती है, ओडिशा का गृह राज्य है, मयूरभंज। और दूसरा जो है कि भारत में पहली बार जो है कोई दलित महिला, कोई ट्राइबल्स, कोई जनजाति जो है वो राष्ट्रपति के तौर पर यहाँ पे चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कार्यशाला, एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह वर्कशॉप आयोजित हुआ है जयपुर में, राजस्थान में। कहाँ पर आयोजित हुआ है? जयपुर राजस्थान में। आपको गलत कराने के लिए नई दिल्ली हम पहले लिखे हुए थे। इसमें पूछा जा सकता है कि जो कार्यशाला था इसका आयोजक कौन है? इसका आयोजन किसने किया है? आयोजन किया गया है, आयोजन किसने किया भाई? आयोजन किया है नीति आयोग ने। शब्द यूज हुए हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था। अब क्या यूज हो रहा है? सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था। वैसे चक्रीय अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें वेस्ट कुछ भी नहीं होता, जिसमें कुछ भी जो है वो अपशिष्ट नहीं होता, कुछ भी बर्बाद नहीं होता, हर चीज को रिसाइकल कर लिया जाता है। हर चीज को क्या करते हैं? पुनर्चक्रण कर लेते हैं, रिसाइकल। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो रिसाइकल को प्रमोट करता हो, रिसाइकल कि कोई, क्योंकि आपको पता है बच्चे संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में है। संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में। तो संसाधनों को हमें रिसाइकल करते रहना चाहिए ताकि संसाधन खत्म ना हो। सर जीके का पीडीएफ नहीं खुला भाई, हम इसमें क्या करें बताओ? टेक्निकल टीम को आप जो है इन्फॉर्म कर देना। अच्छा, कर देंगे इन्फॉर्म। क्या अभी सब तो आप लोग कॉल करने करते हैं, हेल्प सेंटर है ना एक तो स्टूडेंट सपोर्ट, तो उसमें एक बार बता देना आप लोग, बैच का नंबर बता दीजिएगा, बैच का नाम तो वो कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको के अलावा अन्य किस देश पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा किया? तो भाई कनाडा और मेक्सिको के अलावा कौन सा देश हो जाएगा? तो चाइना। मतलब चाइना को तो ये फूटी आंख नहीं देखना चाहता, और अभी भारत पे भी बहुत सारा लगा दिया टैरिफ। नहीं, पहले लगाया 25%, फिर लगाया 25%, और फिर हो गया टोटल 50%, धमकाया हुआ है कि कर देंगे 100%, है ना? तो ये जो है टैरिफ लगा करके जो है ट्रंप पूरी दुनिया में, अच्छा ये आदमी है गड़बड़, ये आदमी जो है गड़बड़। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इन्होंने घोषणा किया था कि हम सरकार में आएंगे। अभी अच्छा नोबेल पुरस्कार देखो, इनको अगर मिल जाए तो नोबेल पुरस्कार के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
अब रूस इनकी बात मान नहीं रहा है, यूक्रेन पीछे हट नहीं रहा है, तो उन तमाम देशों पे ये एक्स्ट्रा टैरिफ इंपोज कर रहे हैं जो रूस से व्यापार कर रहा है, उसमें इंडिया भी है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज ट्रेन ट्रायल कहाँ हुआ है? मुझे ये ट्रेन ट्रायल हुआ है रामेश्वरम में। रामेश्वरम में कहाँ पे भाई? पंबन ब्रिज पे। कहाँ हुआ है? पंबन ब्रिज। रामेश्वरम में कहाँ पे? पंबन ब्रिज जो है, पंबन ब्रिज वहाँ पे इसका टेस्ट हुआ है। पंबन ब्रिज पीडीएफ गया। पंबन ब्रिज जो है इसमें चेक कर लो। तो पंबन ब्रिज जो है वहाँ पे इसको जो है बनाया गया है वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज। ये वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज क्या होता है वो देखिएगा। तो ये जो ब्रिज बना है ना, इसमें ट्रेन गुजरेगी। बीच से क्या गुजरेगा? इसमें ट्रेन, रेल गाड़ी गुजरेगी। और इसी में से नियम है कि मान लो अगर नीचे से कोई जहाज जाना हो, पानी का जहाज, तो ये ब्रिज जो है ना लिफ्ट अप हो जाएगी, जैसे ऊपर हो जाएगी वर्टिकल रूप से। कैसे लिफ्ट अप होगा? वर्टिकल, सीधा से ऊपर हो जाएगी। तो भारत में पहली बार ऐसा कोई ब्रिज बना है, पहली बार ऐसा कोई ब्रिज बना है जो वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज होगी। उसके बाद है स्व रेल सुपर ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो भाई रेल का बात है तो रेल मंत्रालय हो जाएगा। और बच्चे इसका भी नाम बदल दिया गया है, स्व रेल जो है इसको कर दिया गया है रेल वन। इसका भी नाम क्या कर दिया गया है? रेल वन एप्लीकेशन इसका नाम कर दिया गया है। इसमें क्या है कि एकीकृत सेवाएं आपको इसमें मिलती हैं। एकीकृत सेवाएं, एकीकृत सेवाएं आपको इसमें मिलता है। एकीकृत सेवा क्या क्या? जैसे टिकट अगर बुकिंग कराना है तो यहीं पे कर लो। अगर कोई कंप्लेन करना है, मान लो कोई शिकायत आपको दर्ज करानी है, यहीं से कर लो। आपको कैटरिंग फैसिलिटी चाहिए, आपको खाना पीना का ऑर्डर लगाना है, तो आप इसी ऐप पे ऑर्डर करिए। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें सब कुछ होगा। तो उस ऐप का नाम क्या है? स्वरेल, फिर उसको रेल वन कर दिया गया। आगे प्रश्न है कि नौवें एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उस समय तो करेगा था लेकिन अब हो चुका है 7 से 14 फरवरी। तो बच्चों इसका आयोजन हुआ था चीन में। चीन में कहाँ पे हुआ है? तो बच्चे हार्बिन शहर में। चीन में बहुत सारे शहर हैं, तो उसमें शहर का नाम क्या है? हार्बिन सिटी। हार्बिन सिटी में इसका आयोजन हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है वो आपको सुनो। ये जो शीतकालीन खेल का आयोजन हुआ है, इसमें भारत ने शून्य पदक जीता है। अब ये मैं पूछ रहा, शून्य कितना होता है? शून्य पदक भारत ने इसमें जीत लिया, ठीक है। और सोचिए, तो बड़ा दिक्कत हुआ ना। इंडिया हम लोग इतना बड़ा देश है, हम लोगों को यहाँ बच्चा सबको स्कूल में इतना मार पिटाई किया जाता है कि सब खेल कूद में पीछे हो जाता है लोग। तो बड़ा दिक्कत है, इसलिए परफॉर्मेंस देखिए जीरो। हम लोग ओलंपिक में कितना पदक लेके आ गए? 6 पदक। रैंक है 71, 71। और हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक है। तो गड़बड़ मामला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स कितने मार्क्स का आता है सर? कहाँ पे कितने मार्क्स का आता है? कौन सा एग्जाम दोगे? भाई क्रैश कोर्स भी है तो कई बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। बाबू आप ये सब बात आपको कोई टीचर बताएगा? मोबाइल फोन नहीं चलाते, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन भी नहीं देखते। ये तो यूट्यूब आ गया और ये सब ऑनलाइन सब हो गया, तब से बच्चा सब जो है ना और बदमाश हो गया है। तो कुछ भी पूछ देता है, भाई सर एग्जाम कैसे होगा? अरे भाई प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड करके देखो। भाई सर कितना सीट आया हुआ है इस बार, नोटिफिकेशन पढ़ लो। कुछ भी बस पूछ देना है, जो हो जाए। एक बार जो है बच्चा आप लोग अपना पीवाईक्यू देखो, ठीक है। और नहीं देखोगे तो आप ऐसे समझो, जीएस है, जीएस में अगर लिखा हुआ समसामयिकी तो आप उसमें समझ लो कि जैसे 100 क्वेश्चन है तो 100 में 15-17 क्वेश्चन एक रेशियो लेकर के चलो। बीपीएससी जैसे परीक्षा में 50 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि 2 प्लेयर का नाम बताना है जिसको अच्छे प्रदर्शन के लिए, बेस्ट परफॉर्मर के लिए महिला और पुरुष कैटेगरी में पॉली उम्रीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो महिला वर्ग में तो स्मृति मंधाना है, पुरुष वर्ग में कौन है? वो जो पुरुष वर्ग में कौन हो जाएगा इसमें? जसप्रीत बुमराह। पॉली उम्रीगर पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार किसको दिया गया भाई? बीसीसीआई के द्वारा दिया गया। ये पुरस्कार किसको दिया गया है? बीसीसीआई के द्वारा जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। इनको, ये जो है बहुत शानदार क्रिकेटर है, बहुत शानदार क्रिकेट, दोनों काफी अच्छे क्रिकेटर हैं, तो इन दोनों को ये सम्मानित पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता मनोज कुमार ने संन्यास लेने की घोषणा किया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो उनका संबंध जो है वो है मुक्केबाजी से। ये बॉक्सिंग करते थे और अब जो है इन्होंने संन्यास लेने का घोषणा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जोड़े गए नए रामसर स्थलों के संदर्भ में गलत मिलान की पहचान कीजिए। भारत में जो नए रामसर स्थल है, देखिए पहले था 85, फिर जुड़ा 4, ठीक है, फिर जुड़ा 2 और फिर जुड़ा 2, तो अभी टोटल कितना हो गया है? रामसर स्थल 93। कितना है? ये जो लास्ट में 2 जुड़े हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, तो ये दोनों तो बिहार से है ना। लेकिन अभी पूछा इसमें गलत कौन सा है? देखो ये दोनों जो नाम है सक्कर कटई और तीर्थंगल, ये दोनों जो बच्चे ये दोनों तमिलनाडु से है। दोनों का संबंध तमिलनाडु, तेलंगाना नहीं होना चाहिए, तो गलत ऑप्शन नंबर बी है। खेचो पल्लरी आर्द्रभूमि सिक्किम का है, झारखंड उधवा झील, ठीक है। अभी भारत में रामसर स्थल कितना है भाई? भारत में तो रामसर स्थल भारत में जो है, आप यहाँ देखो, रामसर स्थल वर्तमान में जो है भारत में हो गया 93। वर्तमान में कितना हो गया है? 93। 2 बिहार से जुड़ा है। बिहार से कौन सा है भाई? 2। एक है गोकुल जलाशय, बक्सर पड़ता है ये, और दूसरा है ये उदयपुर झील। उदयपुर झील, उदयपुर झील कहाँ पड़ता है बच्चे? पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो ये 2 नया अभी जुड़ा है और टोटल इंडिया में कितना हो गया? 93। टोटल इंडिया में 93। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप में त्वचा और आंखों की गंभीर बीमारी ऑन्कोसिरोसिस को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो जो इस बीमारी को खत्म करने वाला पहला देश बना है नाइजर। क्या बच्चों? ये नाइजर जो है इसमें पहला देश बन गया है। ये जो बीमारी आप देख रहे हैं, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पे बहुत आम बीमारी है। तो जब हम कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप, तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ लगभग 54 देश है, 54 प्लस ही है, और भी कई सारे छोटे छोटे देश है, 54 देश है। उसमें से ये बीमारी जो है वहाँ पे क्या होता है कि अंधापन आ जाता है। इस व्यक्ति का देख रहे हैं ना, तो दिखाई पड़ना खत्म हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो 54 में सारे देश इससे ग्रसित है। एक देश जिसने इससे निजात पाया उसका नाम है नाइजर। एक देश जिसने इससे निजात पाया उसका नाम क्या है? नाइजर। तो बस एक नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तभी हम लोगों ने 20 प्रश्न कर लिए ना। अभी हम लोगों ने कितने प्रश्न कर लिए? 20 प्रश्न। नेक्स्ट है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप बनाने वाली कंपनी है टाटा स्टील। टाटा स्टील जब भी मैं कहता हूं तो आप सबको ज्ञात होगा कि टाटा जो कंपनी है, पहले इसका नाम हुआ करता था टिस्को, और जब ये कंपनी टिस्को थी तो इसका स्थापना पूछा जाता है कब? 1907 में। कहां पे हुआ था भाई? साक्ची में हुआ था। साक्ची नामक जगह में हुआ, जो बाद में जमशेदपुर के नाम से फेमस हो गया। जमशेदपुर, ठीक है। तो वहीं पे जो है अभी टाटा स्टील भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो टाटा ने हाइड्रोजन सप्लाई करने वाला पाइप बनाया है। अब जब भी हाइड्रोजन शब्द बोला जाता है तो हम लोगों को ध्यान रहता है कि हाइड्रोजन जिसको भविष्य का ईंधन कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं भाई? भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। तो ये कहां पे किसने बनाया बच्चे? इस पाइप को किसने बनाया है? हाँ, इस पाइप को किसने बनाया है? तो इस पाइप को बनाया है बिल्कुल
यहाँ तक चीजें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे प्रश्नों के ऊपर। नेक्स्ट सवाल जो हम लोगों का, और ठीक है, और मुझे टाटा कंपनी के बारे में आपको पता ही है। टाटा जो है मतलब एक ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर से लेकर सॉल्ट तक बनाती है, मतलब इसमें सब कुछ बनाने वाली कंपनी, नमक भी बनाती है, सॉफ्टवेयर भी बनाती है, और अब तो अंतरिक्ष पे भी काम कर रही है। और आज जो है 9 अक्टूबर है ना, आज ही डेथ हुआ था रतन टाटा जी का। रतन टाटा जो सच में भारत के लिए एक रत्न के रूप में थे, उनका आज ही डेथ हुआ था। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 से लेकर के 29 जनवरी तक कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो जो रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये पहली बार आयोजित हुआ है, और यह आयोजन अभी हाल ही में पहली बार हुआ है। कहाँ पे? तो यह आयोजन अभी पहली बार हुआ है मध्य पूर्व देशों के अंदर ये हुआ है। और कहाँ पे हुआ? अबू धाबी यूएई के अंदर। कहाँ हुआ है? अबू धाबी यूएई में। देखिए पूरा मामला क्या हुआ सुनना। वैसे रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है ये। अगर रायसीना बोला जाए तो आपको ध्यान होगा कि रायसीना संवाद होता है, रायसीना डायलॉग होता है। रायसीना डायलॉग जो है ना, ये अलग चीज है। इसमें मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ। रायसीना डायलॉग जो है इसका भी 10वां संस्करण हुआ है, और ये रायसीना डायलॉग हर साल होता है नई दिल्ली में। हर साल कहाँ होता है? नई दिल्ली में। हर साल कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो रायसीना डायलॉग का पूछा जा रहा है कि ये रायसीना डायलॉग का मध्य पूर्व का, मिडिल ईस्ट का सम्मेलन है। कहाँ पे? अबू धाबी। मिडिल ईस्ट का मतलब ये हुआ कि भारत जो है, भारत के यहाँ पे आपको विदेश मंत्री दिख रहे होंगे, एस जयशंकर, जिन्होंने इसमें भाग लिया है। एस जयशंकर इसमें शामिल हुए हैं। इसमें भारत का प्रयास ये है कि जो मध्य पूर्व के जो देश हैं, मध्य पूर्व के जो देश हैं, उन देशों के साथ भारत कैसे कोलैबोरेट करे, विभिन्न मंचों पे कैसे सहयोग को बढ़ाए। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि ये पहला आयोजन है, फर्स्ट आयोजन। रायसीना की पहाड़ी पे दिल्ली बसा हुआ है, तो नाम में लिखा हुआ पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन। तो रायसीना जब है तो समझ जाना कि भारत है। और अगर ऐसे केवल आपसे पूछा जाए कि रायसीना डायलॉग कहाँ पे, तो रायसीना संवाद कौन सा? 10वां नई दिल्ली में। अब लिख ही लेना। इसमें अतिथि कौन थे? अतिथि कौन थे भाई? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। अतिथि कौन थे इसमें? न्यूजीलैंड के पीएम जो है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन वो इसमें शामिल हुए थे। क्रिस्टोफर लक्सन वो इसमें यहाँ पे शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये सारी जानकारी रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे। अगला सवाल होगा कि हाल ही में 5 घंटा 26 मिनट स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चहलकदमी पूरी करने कर स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड किसने अपने नाम कर लिया? तो जो स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है सुनीता विलियम्स ने। सुनीता विलियम्स ने टोटल जो स्पेस वॉक किया है, ये इनका हो गया लगभग 62 घंटा 6 मिनट के आसपास। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो सुनना। बच्चे हम लोग करते हैं मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, यही हम लोगों को पता है। ये है स्पेस वॉक, अंतरिक्ष में चलना। जैसे ये जो आप देख रहे हो ना, ये है स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्ष यान। तो वहां पे चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल आपको काम नहीं करता है, तो जो होता है स्पेस क्राफ्ट जो होता है अंतरिक्ष यान, उससे बाहर निकल करके उसको वॉक करना, उस पर चलना, तो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछा है कि बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा जो लंबे समय तक स्पेस वॉक किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? बात समझ में आ रहा है ना? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? जो पहला राज्य बना है कर्नाटका। कौन बन गया है? कर्नाटका। कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया है। और देखिए ध्यान से समझना, क्या है पूरा मामला क्या है। वैसे ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी मेडिकल डिवाइसेस के सपोर्ट में है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दवा खा के जीवित रह रहा है, अगर वो व्यक्ति जो है मतलब दवा छोड़ दो जीवन खत्म, वो मेडिकल सपोर्ट हटा दो जीवन खत्म, तो कई बार व्यक्ति का जीवन एकदम से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि राज्य चाहे तो इस पे कानून बना सकता है इच्छा मृत्यु का। तो इसको लागू करने वाला, जो यहाँ पे लोग शब्द देख रहे हैं कि गरिमा से मृत्यु का अधिकार, इसको लागू करने वाला पहला जो राज्य बना है वो क्या है? कर्नाटका। आगे क्वेश्चन होंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का जो वृद्धि दर है 25-26 में, भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का क्या अनुमान है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या रहने का है? 6.3% से लेकर के 6.8% तक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, और आर्थिक सर्वेक्षण जब भी कहा जाता है तो शब्दों पे ध्यान देना। पूछा जाएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत कौन करता है? तो बच्चे बताइएगा, आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार कौन करता है, तो इसको तैयार किया जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मुख्य आर्थिक सलाहकार। इसको प्रिपेयर कौन करता है बच्चे? मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अभी कौन है? वी अनंत सुब्रमण्यम, नागेश्वरन है शायद, सुब्रमण्यम अनंत नागेश्वरन, वो अभी जो है। तो दोनों शब्दों पे ध्यान देना। तैयार कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार के देखरेख में तैयार होता है। प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करती है। हाँ, वी अनंत नागेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस इंडियन एयरफोर्स कैप्टन ऑफिसर को नासा के एक्सियोम मिशन के लिए चुना गया? भाई सभी लोगों को पता है, अभी जो नासा का एक्सियोम मिशन था, उस मिशन में एक्सियोम मिशन 4 में भारत की तरफ से किसको चुना गया था? तो भारत की तरफ से जिसे चुना गया था बच्चे, उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। क्या नाम था उनका? शुभांशु शुक्ला। राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन क्या ये ऑप्शन सही है? वो चुना गया था। ठीक है, देखो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ध्यान से सुन लेना। एक्सियोम मिशन में 2 भारतीय चुने गए थे। 2 भारतीय। इस मिशन में कितने भारतीय चुने गए थे? 2 भारतीय। ठीक है, ऑप्शन में दूसरे का नाम नहीं दिया हुआ है। एक और जो भारतीय चुने गए थे बच्चे, उनका नाम था प्रशांत बालकृष्णन। उनका नाम भी ध्यान रखोगे, प्रशांत बाल। लेकिन इतिहास किसका नाम याद रखेगा? जो उस मिशन में गए थे। दोनों ने ट्रेनिंग बराबर लिया था, लेकिन उसमें गए नहीं थे। ध्यान से मेरी बात को वापस से सुनिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए एक्सियोम मिशन में भारत के कितने एस्ट्रोनॉट को या कितने लोगों को शामिल किया गया था, भारत से 2 लोगों को शामिल किया गया था। टोटल 6 एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दिया गया था। 6 में से 4 को भेजा गया फाइनली। तो जो 6 लोगों को ट्रेनिंग मिला था ना, तो उसमें से ट्रेनिंग 6 ने बराबर किया था, भले गए थे 4 ही उसमें। तो भारत से कितने नाम थे भाई? भारत से 2 नाम था। हाँ, तो ये दोनों नाम ध्यान रखोगे, प्रशांत बालकृष्ण, शुभांशु शुक्ला। लेकिन देखो अब यही बात होता है ना कि इतिहास में किसका नाम है, तो इतिहास में यही फंसोगे। चलो बोला कितने लोगों से पता नहीं था, एग्जाम में ऐसा ही फंसाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा एक्सियोम मिशन में शामिल जो नाम है उसको बताओ। तो भाई शामिल नाम अगर पूछेगा तो दोनों नाम शामिल था। लेकिन पूछा जाए कि भाई उस मिशन में कौन गया था, तो जाने वाले में क्या नाम है? जाने वाले में एक नाम है बस। हाँ, 2 लोगों को एक्स्ट्रा बैकअप के तौर पर रखा गया था कि मान लीजिए अब लास्ट टाइम में जैसे अब इंडिया का है ना गगनयान मिशन हम लोगों का, तो गगनयान मिशन में भेजना है 3 लोगों को, लेकिन ट्रेनिंग मिल रहा है 4 लोगों को। 4 लोग कौन कौन है? अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण। ये चारों नाम जो है ये गगनयान मिशन से जुड़े हुए नाम है। भारत का भी तो मिशन है ना, अंतरिक्ष मिशन।
भारत का जो स्पेस मिशन 2027 में होगा गगनयान, उसमें 4 लोगों का नाम फाइनल है, ट्रेनिंग 4 को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है अगला है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है। तो जो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, इनका जो क्रिकेट का जर्नी है बच्चों वो 1989 से लेकर के 2013 तक रहा है। शायद आप में से कई लोगों ने इनका क्रिकेट नहीं देखा होगा, क्योंकि आप में से ज्यादा लोग जेन जी वाले हो, 1996 के बाद वाले, तो बहुत कमाल के क्रिकेटर थे और इनकी अपनी क्लास हुआ करती थी। मतलब बॉल को 140-50 के स्पीड में फेंका जाने वाला बॉल को ऐसे ड्रॉप करते थे कि जमीन को चूमते हुए 4 रन जाता था। और उस समय की क्रिकेट कमेंट्री इतनी लाजवाब, सचिन के बल्ले से ग्राउंड को चूमते हुए निकला 4 रन, बड़ा खतरनाक। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला बच्चे? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसने दिया है? बीसीसीआई ने। आगे प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए कितने हजार करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। तो बच्चों सूखा प्रभावित इलाका के लिए, सूखा जो है बच्चा एक प्रकार का आपदा है। सूखा क्या है? इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ डिजास्टर। और आपदा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है, यानी कि अमित शाह के द्वारा जो है ये पैसा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया बच्चे? अमित शाह। और इसमें आप ध्यान रखोगे कि ये जो पैसा खर्च किया जाएगा इसमें 13 राज्य शामिल है, इंक्लूडिंग बिहार। 13 राज्य जो है वो इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग बिहार। तो इन राज्यों में सूखा पड़ा है, उसमें राहत के लिए जो है पैसे जारी किए गए। ठीक है, आगे प्रश्न पे आएंगे। और सूखा देखो, इस बार बारिश अच्छी हो रही नहीं, बारिश तो इस बार मतलब जरूरत से ज्यादा हो गया। आगे बढ़ते हैं कि किस देश को पराजित कर भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप अपने नाम कर लिया। तो भारत ने किसको हरा दिया था भाई? दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया, और भारत की जो टीम है वो चैंपियन बन गई। आगे प्रश्न है कि टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है। तो जो टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता है आर प्रगनंदा ने। किसने जीता भाई? आर प्रगनंदा ने। हराया किसको है? डी गुकेश को। हराया किसको बच्चे? डी गुकेश को। और ये जो टाटा स्टील मास्टर्स जो है इसको अंतिम बार लास्ट टाइम 2006 में जीता था विश्वनाथन आनंद ने। अंतिम जीत किसने दर्ज किया था? तो 2006 में, यानी कि 2006 से आज तक कोई भारत का व्यक्ति नहीं जीता था इसको। तो ये जो चेस चैंपियनशिप होता है इसको किसने जीता है? तो इसको जीत लिया है आर प्रगनंदा ने। हरा किसको दिया भाई? अपने ही देश के हैं डी गुकेश, जो चैंपियन रह चुके हैं, उनको इन्होंने पराजित कर दिया है। और बड़े तेज तरार लड़के हैं बेसिकली। इनकी बहन भी है आर वैशाली। तो दोनों लोग जो है बहुत शानदार इन लोगों ने काम किया है। आगे प्रश्न होगा कि अगला प्रश्न 31 नंबर कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कल ही हम लोग पढ़े थे इसमें जनवरी में। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह लद्दाख में हुआ है क्या? सही बात है, लद्दाख ने 7 पदक जीत करके पहला स्थान हासिल किया, ये भी सही है। तमिलनाडु महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। इसमें क्या बोलेंगे बच्चे? सभी ऑप्रोक्ट में से सब इसमें सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का इसमें सही हो जाएगा सब जगह। क्लियर है ना? तो इसमें हो जाएगा सब सही। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुआ था? जल्दी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कल हम लोग पढ़ेंगे इस पे। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत मिलान को पहचानो। गलत मिलान कौन सा है? 3 फरवरी को वेटलैंड्स दिवस बनता है क्या? 3 फरवरी को वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि दिवस बनता है क्या? नहीं, वेटलैंड्स दिवस कब बनता है भाई? तो वेटलैंड्स दिवस जो है वो 2 फरवरी को। तो पहला ही गलत हो गया, ये जो पहला यही गलत हो गया। कब बनता है? 2 फरवरी को, पहला गलत। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसका महिला जनांग विकृति। तो ये और दिवस से रिलेटेड प्रश्न भी बहुत सारे परीक्षा में आता है ना। बार्ट डी वेबर किस देश के नए प्रधानमंत्री है? तो भाई किस देश के नए प्रधानमंत्री है? ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री है। कहाँ के नए प्रधानमंत्री? बेल्जियम के। बहुत बार ऐसा प्रश्न जो है वो आपको चलते फिरते देखने को मिलेगा। ये बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर है। ट्रूथ टेल हैकेथॉन चैलेंज की घोषणा किसने किया है? तो जो भारत में फेक सूचना, फेक इन्फॉर्मेशन जो है, फेक न्यूज जो है, उसकी पहचान को रोकने के लिए, फेक सूचना को रोकने और उसकी पहचान और रोकने के लिए जो इसका शुभारंभ हुआ है, पहचान के लिए और रोकने के लिए। तो इसका शुभारंभ किसने किया? फेक सूचना तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और ये क्या लिखा हुआ है? हैकेथॉन। हैकेथॉन मतलब ऐसा एक आयोजन जिसमें सभी विशेषज्ञ लोग इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा कि भारत वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितना योगदान देने वाला है। तो जो संयुक्त राष्ट्र जो है उसमें भारत योगदान कितना देगा? 37.64 बिलियन डॉलर। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशंस, आपको ज्ञात होगा कि इसकी स्थापना की बात होती है 24 अक्टूबर 1945 एंड न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है। लगभग 193 इसमें देश है, इंक्लूडिंग इंडिया। भारत भी सदस्य है और सदस्य के संस्थापक सदस्यों में है। तो ये जो संस्था है यूनाइटेड नेशंस, ये यूनाइटेड नेशन चलता कैसे है? तो हर देश को योगदान देना पड़ता है ना, इसमें सहयोग देना। तो भारत ने कितना पैसा देने की बात किया है? 37.64 जो है मिलियन डॉलर जो है ये देने की बात किया है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश कौन बन गया है? आपको फंसाने के लिए हमने बोला है मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश कौन बन गया, ताकि आप भारत मार दो टिक। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश है चाइना। भारत भी बन गया। भारत पहले 3 नंबर पे था, अब इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आ गया है। इंडिया जो है मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कहां पे आ गया बच्चे? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत जो है वो अब दूसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, तो इंडिया गॉट सेकंड रैंक। बिल्कुल, और ताइवान किस नंबर पे बचे? तो 3rd नंबर पे। और इंडिया दूसरे नंबर पे क्यों आ गया? क्योंकि आईफोन जो है वो इंडिया में ही बन रहा है। आपको क्या है ना, आईफोन जो बन रहा है अभी, आईफोन 16 बना, 17 बना, ये कहां पे इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है? तो इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हुआ, दुनिया भर के देशों में बिक रहा है। तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यूएशन जो था वो बहुत हाई हो गया है। और आप लोगों को जानकर के बहुत खुशी मिलेगा इस बात से कि भारत में आप जो मोबाइल चलाते हो ना, 99% जो है वो भारत में ही बना हुआ मोबाइल आप चलाते हो। मतलब पहले जो था ना 23% मोबाइल 2014 में भारत में था। अभी हम लोगों के यहाँ क्या है कि जितने मोबाइल फोन हम लोग चलाते हैं उसमें लगभग 99% इंडिया में ही बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 4 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है? तो जो कैंसर दिवस का जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक, हर दिवस का कोई ना कोई थीम होता है। अगला है कि एआई एवरीथिंग ग्लोबल सम्मेलन। एआई एवरीथिंग ग्लोबल सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह सम्मेलन हुआ है अबू धाबी में। कहाँ पर हुआ है? तो यूएई अबू धाबी में हुआ है। और ये नाम में ही लग रहा है एआई। तो एआई का भविष्य जो है, एआई का फ्यूचर प्रभाव क्या होंगे, उसमें किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है, सहयोग या चुनौतियां किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए एआई जो है एवरीथिंग सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ भाई? तो ये अबू धाबी में हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा किया है? तो जब से ट्रंप सरकार में आए हैं वो कई सारे संस्थाओं से बाहर निकलने की घोषणा कर चुके हैं। जब ये क्वेश्चन हम बना रहे थे फरवरी में तो उस समय केवल डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की घोषणा किया था अमेरिका ने, और जब ये पढ़ा रहे हैं तब तक ये यूएनएचआरसी से भी बाहर निकल गया है। तो इसमें 2 उत्तर सही है, ए एंड सी। इसमें सही उत्तर क्या हो गया? ए एंड सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, और कल हमने चर्चा किया है कि ये किन किन संस्थाओं से बाहर हो रहा है? डब्ल्यूएचओ से,
UNHRC से बाहर हो रहा है, इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर हो रहा है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो रहा है, कई सारे, और इसके अलावा कई सारे बदलाव भी किए हैं ना। पहले जिसको बोलते थे मैक्सिको की खाड़ी, उसका नाम बदल दिया है, अब उसका नाम क्या कर दिया है पता है ना, अमेरिका की खाड़ी। हम सबने ज्योग्राफी की किताबों में हम लोग पढ़े थे ना कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा, मैक्सिको की खाड़ी। ना ना ना, मैक्सिको नहीं बोलना, अब बोलना पड़ेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो खाड़ी है, दुनिया की जो सबसे बड़ी खाड़ी उसका नाम क्या है, उसका नाम है अमेरिका की खाड़ी। इसको ब्लॉक करो भाई, अब स्टॉप कीजिए सर, गधा है एक नंबर का। तो अमेरिका ने बच्चे कई सारे संगठनों से बाहर निकलने की बात किया है। इतना कम 1 घंटा का क्लास करने में तुम्हारा ये हाल हो जाता है, तो कैसे होगा भाई। कोई और लिख रहा, बस कीजिए सर, बोलो ना। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल का रेटिंग का पुरस्कार दिया गया है। तो ग्रीन स्कूल रेटिंग का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये सिक्किम को मिला है। इसको बोलते हैं पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया। ये जो हमने अभी नाम बोला ना पीएम श्री, तो आप ध्यान रखोगे परीक्षा में सवाल आता है कि पीएम श्री जो है, ऐसे तो हिंदी में ऐसे भी लिख देता है, तो पूछता है इसका फुल फॉर्म क्या है। ऐसे श्री का मतलब यहाँ पे है पीएम श्री, तो पीएम श्री जो स्कीम है इसका मतलब क्या है यहाँ पे, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये जो भारत में स्कूल्स हैं उसको अपग्रेड करने के लिए लाया गया है, विद्यालय को और आधुनिक कैसे बनाना हो, ठीक है, उसके लिए लाया गया है इस स्कीम को। तो ग्रीन जो यहाँ पे मिला है, ग्रीन स्कूल रेटिंग मिला है सिक्किम को, क्यों मिला है भाई, तो सिक्किम में जो करिकुलम है पढ़ाई का, उसमें पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास जैसे विषयों को शामिल किया गया है। समझ में आ रहा है ना, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलो तो आज के क्लास को यही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग अब इसके आगे 40 नंबर तक हो गए, कल याद दिलाना, 41 से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो अब एक अगर कोई बच्चा कमेंट में बोल रहा है सर स्टॉप, हमें नहीं पता है भाई, तुम्हारा क्लास तो 1 घंटे खत्म हो जाएंगे ना। मेरी क्लास बाबू सुबह 7 बजे से स्टार्ट हुई, रात के 7 बजे तक है, बीच में आधे घंटे के ब्रेक है। तो मुझे खुद पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि हम लोगों को अच्छे से पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा इसमें कुछ बच्चा ऐसा है ना जो सर छोड़ दीजिए, रोटी बनाना, वो वाला बच्चा भी है यहाँ पे। जब घर से महिला बहुत तो पढ़ाई करती है ना, तो छोड़ दीजिए सर थोड़ा, ये सब तो बाबू सबका किस्मत है, अब ऐसा थोड़ी तुम बोल दोगे तो। हाँ तो 40% भैया हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखो अपना। पीडीएफ अपलोड हो गया ना, पीडीएफ अपलोड हो गया, आप लोग निकलवा लीजिएगा, ठीक है बिल्कुल। और कल जब क्लास स्टार्ट होगा तो पहले मैं आप लोगों को प्रश्न जो है एक बार में करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अरे एक